सुप्रभातम। आज हम सभी बीए फाइनल ईयर के संस्कृत विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये बात देखी थी कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस हो या सेकंड ईयर का सिलेबस हो, प्रत्येक में 2 पेपर्स होते हैं। इसी प्रकार आज हम फाइनल ईयर बीए अंतिम वर्ष के संस्कृत सिलेबस के बारे में संवाद करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि बीए फाइनल ईयर में 2 पेपर होते हैं। आप देख सकते हो, ये तृतीय वर्ष संस्कृत 2020 प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय धर्म एवं दर्शन। तो आपके बीए फाइनल ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय धर्म एवं दर्शन। अर्थात इस प्रश्न पत्र में आपके भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में कुछ बिंदु मिलेंगे जो आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद में दूसरे प्रश्न पत्र की बात होती है। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम आप देख सकते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य व्याकरण एवं निबंध। यह आपके दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है। इसमें आपके काव्य, गद्य, व्याकरण और निबंध, इन सब के बारे में आपके कुछ बिंदु मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके दूसरा प्रश्न पत्र है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों प्रश्न पत्रों में आपके कौन कौन सी पुस्तकें आपको लेनी है या लाइब्रेरी से प्राप्त करनी है, जिससे आप अपने सिलेबस को अच्छी प्रकार से पढ़ पाएंगे। अस्तु, देखते हैं सबसे पहले तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पे हम देखेंगे कि ये आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रथम प्रश्न पत्र में पहले पेपर में आपके 5 इकाइयाँ हैं, जिनमें सबसे प्रथम इकाई में तर्क संग्रह नामक किताब है, जो अन्नम भट्ट जी द्वारा लिखी गई है। तर्क संग्रह के अंदर कुछ वाक्य लिखे होते हैं, उन वाक्यों को आपको समझते हुए याद करना है। इसी प्रकार दूसरी इकाई के अंदर है श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है और महाभारत वेदव्यास जी ने लिखी थी। तो इस श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है। उस 18 अध्याय में आपको सिर्फ द्वितीय अध्याय अर्थात दूसरा अध्याय आपको पढ़ना है। दूसरे अध्याय में श्लोक है, उन श्लोकों का आपको हिंदी अर्थ, व्याख्या, अन्वय आदि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में रामायण सुंदरकांड 15वां अध्याय, ये आपकी तृतीय इकाई में है। तो आपको पता है रामायण में 7 कांड है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। तो वाल्मीकि जी की रामायण में 7 कांड है। उन कांड में एक सुंदरकांड नाम का एक कांड है, उसमें भी अध्याय है। उन सभी अध्यायों में से आपको मात्र 15वां अध्याय पढ़ना है। इसके अंदर भी क्या होंगे, श्लोक लिखे हुए होंगे। आपको क्या करना है, श्लोकों का हिंदी अर्थ, व्याख्या, श्लोकों में कोई कठिन शब्द हो तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और इसमें प्रश्न भी बनते हैं। इसमें कोई घटना होगी तो घटना के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इसी प्रकार मनुस्मृति चतुर्थ इकाई में आपके मनुस्मृति है। मनुस्मृति में द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय आपके मनुस्मृति का है, जिसमें भी श्लोक है, श्लोकों का हिंदी अर्थ, व्याख्या और उस श्लोकों में वर्णित विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। 5वीं इकाई है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। आपको पता है हमारे भारतीय दर्शन में 2 प्रकार से विभक्त किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो
उन सभी दर्शनों के आपको प्रिंसिपल्स, सिद्धांत आपको देखने होंगे कि किस दर्शन का क्या क्या सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपको ये आपके पहले पेपर के अंदर इतनी किताबें आपके आएगी जिनको आपको पढ़ करके इस बीए द्वितीय वर्ष में आपको इतनी पुस्तकें पढ़नी होगी। अब हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। अब आप देखिएगा नीचे इसमें लिखा हुआ है 5वीं इकाई में भारतीय दर्शन के सिद्धांत। तो भारतीय दर्शन के सिद्धांतों में कुछ आपको बिंदु दे रखे हैं, उन्हीं बिंदुओं को आपको पढ़ना है। जैसे इसमें देखिएगा भारतीय दर्शन के निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जैसे ये आपके ए, ब, स, द, ये जितने भी है आपके, ये आपके दर्शन से संबंधित है। जैसे सबसे पहला इसमें आता है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। हमारे भारतीय दर्शन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेषताएं हमारे भारतीय दर्शन को दूसरे दर्शनों से अलग बनाती है। उन सभी विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल जी द्वारा प्रणीत है और इस दर्शन में एक सत्कार्यवाद है। उस सत्कार्यवाद के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ श्लोक होंगे जिनके माध्यम से आपको सत्कार्यवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में है योग दर्शन का ईश्वरवाद। वैसे सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, परंतु योग दर्शन 25 तत्वों के अलावा एक ईश्वर तत्व को अलग से मानता है। इसलिए योग दर्शन सांख्य दर्शन से पृथक होता है। जैसे सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में ईश्वर को नहीं माना जाता है, पर योग दर्शन में वो 25 तत्व तो माने जाते ही हैं, उसके साथ ईश्वर नामक तत्व को भी माना जाता है। इसलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य दर्शन भी कहा जाता है। सेश्वर का अभिप्राय होता है ईश्वर के सहित, ईश्वरेण सहितम सेश्वरः। तो योग दर्शन का आपको ईश्वरवाद के बारे में इसमें योग सूत्र में कुछ आपके परिभाषाएं आएगी कि योग दर्शन के हिसाब से ईश्वर का क्या स्वरूप होता है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद में अद्वैत वेदांत का मायावाद। अद्वैत वेदांत में माया का क्या स्वरूप है, माया का क्या अर्थ है और इस संपूर्ण सृष्टि में माया की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं न्याय वैशेषिक में मोक्ष का स्वरूप। न्याय और वैशेषिक, न्याय दर्शन गौतम ऋषि प्रणीत है, वैशेषिक कणाद जी के द्वारा मतलब इसकी प्रणयन हुआ है, इसकी रचना हुई है। तो इन दोनों दर्शनों में मोक्ष का क्या स्वरूप है। वैसे देखा जाए तो सभी दर्शनों में एक बात सामान्य मिलती है, मोक्ष, कि किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष के अलग अलग मार्ग है, इसलिए अलग अलग दर्शन बन गए। तो हमें न्याय और वैशेषिक दर्शन में मोक्ष के स्वरूप के बारे में देखना है। इसी के बाद लिखा हुआ है वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। आधुनिक विज्ञान के अंदर जो अणु परमाणु की बातें होती है उससे संबंधित वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने अच्छे से परमाणुवाद को समझाया गया है। वैशेषिक दर्शन का हमें परमाणुवाद भी पढ़ना है। इसके बाद में आता है पूर्व मीमांसा में धर्म स्वरूप। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा होती है वो वेदांत दर्शन कहलाती है। पूर्व मीमांसा जिसमें कर्मकांड आदि का वर्णन हो। तो इसमें धर्म का क्या स्वरूप है, उस धर्म के स्वरूप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में चारवाक की प्रमाण मीमांसा। चारवाक दर्शन आपने सुना होगा, या जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी भी पीना पड़े तो भी ऋण लेना चाहिए। तो चारवाक दर्शन एक प्रकार का ऐसा दर्शन है जो आधुनिक सुख सुविधाओं की बात करता है। तो चारवाक दर्शन में प्रमाण क्या है। वैसे प्रमाण शब्द है वो प्रमा शब्द से बना है। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक
ज्ञान है क्या, वो प्रमाणों से सिद्ध होता है। तो चारवाक दर्शन में हम प्रमाण मीमांसा हमें पढ़ना है। इसके बाद में बौद्ध दर्शन का शून्यवाद, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद का क्या स्वरूप है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जैन दर्शन में अनेकांतवाद, जैन दर्शन है जिसमें अनेकांतवाद का क्या स्वरूप है वो हमें विशेषतया पढ़ने होंगे। इसके बाद में आपको अब बताया गया कि तर्क संग्रह में से, अब देखो इसमें आप देख सकते हैं तर्क संग्रह में से ही 2 में से 1 की सप्रसंग हिंदी व्याख्या आएगी। तर्क संग्रह में गद्यांश लिखे हुए रहते हैं, उन सभी गद्यांशों की व्याख्या आएगी। तो इसमें लिखा हुआ है सप्रसंग हिंदी व्याख्या। सप्रसंग का अभिप्राय यह होता है कि आपको इस पुस्तक का पता होना चाहिए, इसके रचयिता अन्नम भट्ट जी है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए और वह कौन से प्रकरण से लिया गया है और उस गद्यांश के अंदर उस गद्यांश की विषय वस्तु क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ये सप्रसंग में लिख देंगे और हिंदी व्याख्या में आप पढ़ने के बाद में आप अपने आप हिंदी व्याख्या कर पाओगे। इसी प्रकार गीता के द्वितीय अध्याय में से 2 श्लोकों में से एक की सप्रसंग हिंदी व्याख्या, गीता का दूसरा अध्याय जिसमें 72 श्लोक है, इनमें से आपके 2 श्लोक आएंगे जिनमें आपको सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग में आपको ये लिखना होगा कि ये महाभारत के भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है और इसमें किस अलग अलग श्लोक में अलग अलग का वर्णन होता है, किसी में आत्मा का वर्णन है, किसी में जीव का वर्णन है। तो जिस श्लोक में जिसका वर्णन हो वो आपको पता होना चाहिए, तो इससे संबंधित आपको व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आपको तर्क संग्रह, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, सुंदरकांड, मनुस्मृति और भारतीय दर्शन के सिद्धांत, इन्हीं बिंदुओं पर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु थी जो हमने पढ़ी। अब इनकी पुस्तकों की बात है तो आप देख पाएंगे कि आपके इसमें बीए अंतिम वर्ष में इतनी पुस्तकें ये है, जिसमें आप देख सकते हैं तर्क संग्रह, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, सुंदरकांड, ये सभी पुस्तकें आपके इस बीए फाइनल ईयर के अंदर आपके हैं, जिनको आप लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी वही पुस्तकें मिलेगी, जैसे मनुस्मृति है, भारतीय दर्शन के सिद्धांत है, ये सभी अलग अलग लेखकों के द्वारा इनकी व्याख्या की गई, अलग अलग व्याख्याकार है। तो ये सभी पुस्तकें आपके बीए अंतिम वर्ष में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अस्तु, तो हमने फर्स्ट पेपर के अंदर देखा कि किस प्रकार से किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का देखिएगा नाम क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य, गद्य, व्याकरण एवं निबंध। तो आप देख सकते हैं ये आपके दूसरे पेपर का नाम है, काव्य, गद्य, व्याकरण एवं निबंध। यह थोड़ा व्यावहारिक प्रश्न पत्र है, इसमें आपको अनुवाद बनाना, निबंध आप तभी लिख पाओगे जब आपको संस्कृत में अनुवाद अच्छे से करना आ रहा हो, और काव्य, इसमें साहित्य की कुछ पुस्तकें होंगी जिनको आपके श्लोकों की व्याख्या आदि आपको अच्छे से तैयार करनी होगी। अस्तु, तरही ये आपके सेकंड पेपर में जो इसकी विषय वस्तु है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिएगा आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में 5 इकाइयाँ चलती है। ये आपकी 5 इकाइयाँ रही। सबसे प्रथम इकाई के अंदर महाकाव्य, जिसमें आपको किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। किरातार्जुनीयम भारवी कवि के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तो इस महाकाव्य में बहुत सारे सर्ग हैं, परंतु आपको किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक के अंदर किरातार्जुनीयम में श्लोक है, उन सभी श्लोकों की आपको व्याख्या करनी होगी, उनका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, और उन श्लोकों में जिन जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है उन सभी घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
इसके बाद में द्वितीय इकाई गद्य काव्य। तो गद्य काव्य में विश्रुत चरितम है। विश्रुत चरितम में आपको गद्यांश मिलेंगे। उन सभी गद्यांश को आपको समझते हुए, किसी गद्यांश में कोई कठिन शब्द आ जाए तो उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, और उस गद्यांश को पढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए कि इस गद्यांश के अंदर किस घटना या विषय वस्तु का वर्णन है, और इसके अंदर कठिन शब्दों का क्या क्या हिंदी अर्थ है, क्या संधि है, क्या समास है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। उसके बाद में इकाई तृतीय नीति काव्यम नीति शतकम। आपको पता है कि भर्तृहरि जी द्वारा 3 शतक लिखे गए। शतक का मतलब होता है 100, जिसमें 100 श्लोक होते हैं, उसको शतक कहा जाता है। तो नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम, ये 3 आपके शतक मिलते हैं भर्तृहरि जी के द्वारा प्रणीत, जिनमें नीति शतकम एक नीति काव्य है जिसमें 100 श्लोक लिखे गए हैं, जिनमें नीति अच्छी अच्छी बातें बताई गई है जो आपके जीवन में उपयोगी होती है। तो नीति शतकम के आपको 100 श्लोक, पूरे के पूरे श्लोक आपको पढ़ने होंगे। उनका हिंदी अर्थ, उनकी संस्कृत व्याख्या, उनके अंदर क्या क्या उसकी विषय वस्तु है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद में आती है इकाई चतुर्थ व्याकरण तिङन्त एवं वाच्य परिवर्तन। यह वैसे तो सभी इकाइयाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इकाई चतुर्थ यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप तिङन्त मैं आपको बता दूं, संस्कृत व्याकरण में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सुबंत और तिङन्त। सुबंत प्रत्ययों से राम है, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ये सभी शब्द रूप बनते हैं। हरि ही हरि हरयः, आपने इस कक्षा के पूर्व में आपने बहुत सारे शब्द रूप देखे होंगे, वो सभी शब्द रूप सुबंत प्रत्ययों से बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तिङन्त। तिङन्त का अभिप्राय है तिप तस झी सिप थस्थ है, ऐसे 18 प्रत्यय है, उनसे बनती है क्रियाएं, धातुओं में लगकर क्रियाएं बनती है। जैसे भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवतः, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। आपने इस कक्षा के पूर्व में ऐसी बहुत सारी धातु रूप आपने देखे होंगे, वो सभी धातु रूप तिङन्त, तिप तस झी सिप थस्थ आदि से बनते हैं। ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये विषय वस्तु है। आप इसमें आप ज़्यादा कंठस्थ न करके समझ करके आपको देखेंगे तो आप वाच्य परिवर्तन कर पाओगे। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जो आपने हिंदी में पढ़े होंगे। तो संस्कृत में भी वही हिंदी के नियमों का अनुसरण करते हुए हम वाच्य परिवर्तन भी कर पाएंगे। उसके बाद में आती है इकाई पंचम और निबंध। यह एक ऐसा बिंदु है जिसमें आप प्रतिदिन अभ्यास करोगे तो ही आप निबंध अच्छे से लिख पाओगे। अधिकांशतया देखे जाते हैं कि हम 4 या 5 निबंध रट लेते हैं, रट करके लिख देते हैं परीक्षा में। इसका ऐसा कभी भी लक्ष्य नहीं है। निबंध का अभिप्राय क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के अनुवाद आप बनाना सीखो, और कोई भी विषय, किसी भी आप टॉपिक को लेकर के उस पर संस्कृत में लिखने का प्रयास कीजिए, फिर मिलान कीजिए। इससे आप परीक्षा में कोई दूसरा निबंध, हम 5 याद करते हैं, उनमें से कोई दूसरा आ जाता है तो हम निबंध से वंचित रह जाते हैं। तो आपको इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना होगा। निबंध के लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रतिदिन अभ्यास करोगे तो आप आराम से अच्छा निबंध लिख पाओगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो पाठ्यक्रम है आपके, ये पाठ्यक्रम आपके सेकंड पेपर में है, जिसमें किरातार्जुनीयम, विश्रुतचरितम, नीति शतकम, तिङन्त एवं वाच्य परिवर्तन और निबंध। अब हम देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक आएंगे, ये प्रथम इकाई के बारे में। विश्रुतचरितम के 2 गद्यांशों की हिंदी व्याख्या। हाँ, व्याख्या करना सबसे सहज भी रहता है, पर व्याख्या के लिए आपको प्रतिदिन अभ्यास करने की आवश्यकता है।
जो भी गद्यांश हो, श्लोक हो, आपको क्या करना है, उसको बार बार पढ़ते रहना है। पढ़ते रहने से एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसका एक बार पढ़ते ही आप उसका अर्थ कर पाओगे। उसके जो कठिन शब्द है उसका आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए या सरल संस्कृत में आपको पता होना चाहिए। तो व्याख्या, और व्याख्या में आपको यह भी पता करना, जो आपने इस कक्षा के पहले जो व्याकरण पढ़ी है उन कौन कौन से व्याकरण नियमों का उसमें अनुप्रयोग किया हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई संधि का उदाहरण आ गया, तो संधि के उदाहरण आ गया तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर यह संधि है। तो आप व्याख्या के अंत में टिप्पणी के अंदर वो आप लिख सकते हो कि इसमें यह संधि है, इसमें यह समास है, इसमें यह कारक है। तो व्याख्या के अंदर आपकी जो पूर्व कक्षाओं में जो आपने पढ़ा वो भी आपके बहुत अत्यधिक काम आने वाली जानकारियां हैं। अस्तु, उसके बाद में तृतीय इकाई में नीति शतकम से 2 श्लोकों की आपको व्याख्या करनी है। नीति शतकम वो आपका इसमें श्लोकों को पढ़ना होगा, हिंदी अर्थ पता करना होगा। उसके बाद में देखो चतुर्थ इकाई, 10 वाक्यों में से 5 वाक्यों का वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के लिए आपको अभ्यास करना होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्यों को परिवर्तन के लिए आपको इसमें कई सारे वाक्यों का अभ्यास करोगे तो आप वाच्य परिवर्तन अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद में निबंध है, इकाई पंचम, संस्कृत निबंध रचना, जिनके विषय निम्न प्रकार है। आपको कुछ विषय दे रखे हैं, ये आपके लिए बहुत सहज कर दिया कि आपको इन्हीं निबंधों में से एक निबंध आपके परीक्षा में आएगा। इसलिए आप इन निबंधों के बारे में इनको रटे नहीं। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इनको कंठस्थ कर लेते हैं, कंठस्थ करके परीक्षा में उतार के आ जाते हैं। यह इस निबंध रखने का उद्देश्य यह नहीं है। निबंध रखने का उद्देश्य यह है कि आप अपने आप स्वतः जितना अभ्यास कर सको, अभ्यास करते हुए आपको अनुवाद बनाते हुए लिखना है। जैसे इसमें आपके सबसे पहला है कालिदास है, बाण है, भारवी, भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः महत्वं च, परोपकारः, सत्संगतिः, परिश्रमः, विद्यायाः फलं, स्त्री शिक्षा, पर्यावरणस्य महत्वं, पर्यावरण प्रदूषणं, समस्या समाधानञ्च, राष्ट्र निर्माणे यूनां योगदानम, अभिजन संचार क्रांति। ये आपके सभी इसमें विषय लिखे हुए हैं जो आपके निबंध हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे परोपकार निबंध है तो परोपकार से संबंधित आप 10 ऐसे श्लोकों को ढूंढिए जो आपने पूर्व कक्षाओं में कितनी पुस्तकें पढ़ी है, उनमें आपको कोई अच्छा श्लोक लगता है परोपकार से संबंधित तो आप लिख लो। इसी प्रकार कालिदास जी के बारे में, कालिदास जी ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो उनकी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं जो आज के समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकती है या आपको अच्छी लगती है, उनको आप लिख लो। तो इस प्रकार से जैसे स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे ग्रंथों में क्या क्या कहा गया है और वर्तमान में क्या स्थिति है, तो उन सभी संस्कृत के काव्यों के अंदर स्त्री शिक्षा से संबंधित श्लोक है या आज वर्तमान में स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, तो आप उन सभी को एकत्रित करते हुए आप यदि निबंध लिखते हो तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा निबंध होगा। इसलिए आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आगे तिंगंद प्रकरण जो सबसे आपके महत्वपूर्ण है। आपकी तिंगंद में से इतनी धातुएं आएगी। मैं कई बार बता चुका हूँ कि लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, इसी प्रकार भवादि प्रकरण भी आता है। भवादि प्रकरण का संबंध तिंगंत प्रकरण से है। 10 गण होते हैं, भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, तुदादि गण, ऐसे 10 गण होते हैं। उन सभी गणों के अंदर कुछ धातुएं होती है। उन सभी धातुओं में हमें तिप तस जी सिप थस्त है ये प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय लगा करके हमें भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत ऐसे क्रियारूप बनाने होते हैं। तो आपको धातुएं दे रखी है, जैसे धातुएं दे रखी है, जैसे भू धातु आप देख सकते हैं, ये सभी धातुएं भू धातु। उसके बाद में एद धातु, अद धातु, हु धातु, दिव, शून्य, तुद, रुद्ध,
तन, डुक्रिय एवं चूर धातुओं की लट, लृट, लोट, लंग और विधि लिंग लकारों में रूप सिद्धियाँ। अब आप एक बात देख सकते हैं कि ये जो आपके धातुएं हैं, इन सभी धातुओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या होगा कि प्रत्येक गण के अंदर कुछ सूत्र होंगे, उन सूत्रों के अर्थ होंगे, फिर उन सूत्रों से बनने वाले कुछ उदाहरण होंगे, और जो उदाहरण होंगे वो सभी इन धातुओं से संबंधित ही आपको उदाहरण तैयार करने हैं। तो इसका हमें लाभ क्या होगा? सबसे पहले जैसे एक धातु है अध धातु, अध धातु का अर्थ होता है खाना। तो आपको क्या करना है, इन सभी धातुओं के अर्थ का पता होना चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि आप अनुवाद बनाते समय, निबंध लिखते समय, संस्कृत के अनुवाद बनाते समय आपको इन धातुओं के बारे में पता होगा। तो धातुओं के बारे में पता होने पर आप वाक्यों में इन धातुओं का प्रयोग कर पाओगे। जैसे अब आपको पता है अध धातु है, अध धातु अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सी, अत्थः, अथ, अद्मी, अद्वय, अद्मय ऐसे रूप बनते हैं। तो जैसे राम भोजन खाता है तो इसमें क्या बनेगा, रामः भोजनम अत्ति। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हो। यदि आप यह धातुएं आप अच्छे से तैयार करते हो तो आप इन सभी धातुओं के द्वारा अनेक वाक्य बना सकते हैं। तो ये बात हुई। उसके बाद में देखो आपके इसमें लकार दे रखे हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। वस्तुतः लकार 10 होते हैं, पर आपको इन धातुओं के 5 लकार ही आपको याद करने हैं। और इन सभी इस तिङन्त प्रकरण में आपको बताया जाएगा कि भू धातु से भवती कैसे बनता है, भवतः कैसे बनता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति ये बनते कैसे हैं। पूर्व कक्षाओं में तो हम रटते हुए आ रहे हैं, पर इस प्रकरण में आपको यह बताया जाएगा कि हम किस प्रकार से रूप बना सकते हैं। एक मैं और बता दूं, धातुएं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आती है। हम क्या करते हैं, पहले दिन रटते हैं, कंठस्थ करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति को भी छोड़ना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको जो परिवर्तन होते हैं कि भवती क्यों बना, भवती में छोटी ई की मात्रा क्यों आई, भवतः में विसर्ग क्यों आया, ये सब आप तिङन्त प्रकरण को यदि अच्छे से पढ़ोगे तो आपको तार्किक रूप से धातुएं आपको याद हो जाएगी, जिससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत होने के बहुत कम ही अवसर होंगे। इस प्रकार से आप ये जो तिङन्त वाला प्रकरण है इसको आप अच्छे से पढ़ना होगा। इसी प्रकार आपके किरातार्जुनीयम, विश्रुतसरितम, नीति शतकम में से प्रश्न आएंगे विषय वस्तु से संबंधित, जो आपको तैयार करने हैं। इस प्रकार से आपके 5 इकाइयों में जो जो विषय वस्तु उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आप देख सकते हैं कि आपकी कुछ पुस्तकें दी हुई है। ये पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम के अंदर है, जैसे किरातार्जुनीयम, विश्रुतसरितम, नीति शतकम, लघु सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत निबंध कलिका, निबंध शतकम, संस्कृत निबंध निकुंज। ये इतनी पुस्तकें आपके बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर में हैं। इन पुस्तकों की सहायता से आप जो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो बिंदु है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अस्तु तर्हि हमने देखा कि बीए फाइनल ईयर में 2 पेपर है, जिसमें पहले पेपर में 5 इकाइयाँ हैं। पहले पेपर में 5 इकाइयाँ हैं, जिसमें तर्क संग्रह है, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, सुंदरकांड, मनुस्मृति और भारतीय दर्शन के सिद्धांत। इसी प्रकार आपके दूसरे पेपर में भी 5 इकाइयाँ हैं, ये 5 इकाइयाँ, जिसमें किरातार्जुनीयम, विश्रुतसरितम, नीति शतकम, तिङन्त एवं वाच्य और निबंध। इस प्रकार से आपके 5 इकाइयाँ आपके सेकंड पेपर में हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, ये जो पाठ्यक्रम बनाया हुआ है, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा में दक्षता प्राप्त करना है।
ये उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए कि आपने कंठस्थ कर लिया, परीक्षा में लिख दिया और आपके अच्छे मार्क्स आ गए। इसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए अनुवाद बनाने के। आप यदि कोई काव्य पढ़ते हैं तो वो काव्य की पंक्तियाँ आपको याद रहनी चाहिए, और उस काव्य में जो स्थिति है वो स्थिति जब आप देखो तो आपके मन में वो पंक्ति आनी चाहिए, तभी वास्तविक उद्देश्य होगा। संस्कृत साहित्य में ऐसे अद्भुत रत्न पड़े हैं, उन रत्नों की सहायता से आप आज के समाज में कुछ नया दे सकते हैं। जैसे योग हो, आयुर्वेद हो, जो सभी संस्कृत साहित्य की ही देन है, और उस संस्कृत साहित्य की देन को आज वर्तमान में आप किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध कर पाओगे, तभी आपके संस्कृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य होगा। ठीक है, धन्यवाद।